दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कल है 20 मई यानी कि 5वें चरण का लोकसभा चुनाव का वोटिंग का दिन। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दिन है दोस्तों, हर लिहाज से बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है कल होने वाले मतदान का दिन। क्योंकि कल अगर बीजेपी लूज करती है तो वो उसका मैक्सिमम लूज होगा, और इंडिया गठबंधन गेन करती है तो उसका मैक्सिमम गेन होगा। क्योंकि कल जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वो बीजेपी का गढ़ है। अपना गढ़ बचाने की सबसे बड़ी चुनौती 5वें चरण के मतदान में किस तरह से फेस करेगी बीजेपी, और इंडिया गठबंधन को कहां कहां एज है, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं। और 5वें चरण से पहले जी हाँ, योगेंद्र यादव ने क्या बात बोल दी है, योगेंद्र यादव का विश्लेषण, धांसू विश्लेषण तो मैं आपको सुनाऊंगी। साथ में संजय कुमार जो कि सीएसडीएस लोकनीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर हैं। आप इनको देश के जाने माने राजनीतिक पंडित कह सकते हैं। लगातार इनकी कंपनी रिसर्च करती रहती है, ओपिनियन पोल्स करती रहती है, और कई चुनाव इन्होंने बहुत करीब से अपने सामने आते जाते देखे हैं। उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है, और ये दोनों ही जानकारों की बात, योगेंद्र यादव और संजय कुमार की बात, बीजेपी के माथे पर बल ला देगी, बीजेपी को टेंशन दे देगी। सब कुछ मैं आपको आज विस्तार से बताने वाली हूं, या फिर ये कह लीजिए कि वोटिंग से पहले ही 5वें चरण की मैं आपको कुछ आंकड़े बताने वाली हूं जो आपके होश उड़ा देगा, और साथ में ये भी बता देगा कि कैसे बीजेपी के लिए कल होने वाला मतदान एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं 5वें चरण के मतदान के साथ साथ 49 सीटों पर कल ईवीएम में 49 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। यहां पर मैक्सिमम जो साख है, जो प्रतिष्ठा है, वो बीजेपी की इसीलिए दांव पर है क्योंकि इन 49 में से 40 से ज्यादा सीटें पहले से ही एनडीए के पास है, तो बीजेपी के पास है या उसके सहयोगी दलों के पास। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। और महत्वपूर्ण इसीलिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, 14, और ये 14 की 14 बीजेपी के लिए मतलब मैक्सिमम गेन लेकर आई थी 2019 में। और महाराष्ट्र की 13 सीटों में यही वो राज्य है जिसने बीजेपी को परेशान कर रखा है। ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊं, लेकिन अभी कुछ देर पहले की जरा ये वीडियो देखिए। दोस्तों, प्रयागराज इलाहाबाद के फूलपुर का ये वीडियो है जहां इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली होने वाली थी। रैली कहें या फिर रैला कहें, इतनी भीड़ आ गई दोस्तों, इतनी भीड़ आ गई कि हालत ये हो गई कि 10 मिनट के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अपनी रैली खत्म करके वहां से जाना पड़ा। डर ये था कि कहीं भीड़ बेकाबू हो गई तो क्या होगा। जनरली आप देखते होंगे बड़े नेता जब रैली करते हैं तो बीच में काफी गैप होता है सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी जहां पर भाषण दे रहे हैं, वहां पर खड़े हुए हैं, वो इतनी ज्यादा भीड़ की जगह है कि जो पब्लिक है और राहुल गांधी है उनके बीच की दूरी इतनी कम है कि बिल्कुल सामने से राहुल गांधी पब्लिक उनके खड़ी हुई है। इतनी ज्यादा भीड़ दोस्तों यहां पर आ गई। हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन की आलोचना भी हो रही है कि पुलिस प्रशासन को क्या उम्मीद नहीं थी कि 2 बड़े नेताओं की रैली यहां पर है तो सुरक्षा के प्रबंध यहां पर कर ले। सुरक्षा में चूक यहां पर देखी गई, या बहुत से लोगों ने इस वीडियो को शेयर करके ये भी कहा कि ये इंडिया गठबंधन की आंधी है। पुलिस को एहसास ही नहीं था कि 5 गुना ज्यादा भीड़ आ जाएगी। ये तस्वीर बीजेपी के मतलब आज रात की नींद हराम करने वाली तस्वीर है दोस्तों। कल 5वें चरण का मतदान है और आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में इतनी भीड़ जुटी कि अखिलेश यादव को बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ गया, क्योंकि डर ये था कि अगर भीड़ बेकाबू हो गई तो यहां पर हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन जब एक ऐसा दौर जब पीएम मोदी की रैलियों में भी भीड़ जुटानी पड़ जाए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहकर साफ करती है तस्वीर उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों की बात हम यहां पर कर रहे हैं, उन 14 में से 2 वो सीटें हैं जो इस वक्त हॉट सीट बनकर उभर रही हैं। दोस्तों, किशोरी लाल शर्मा का जिस तरह से बिल्कुल एंड वक्त में अमेठी में नाम का ऐलान हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गुफअप कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। बहुत ठंडा चुनाव है, लेकिन अब वहां पर चुनाव एकदम कांटे का हो गया है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से वहां कैंपेन किया, और रायबरेली की रैली में राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि जो रायबरेली को मिलेगा वो मैं अमेठी के लिए लेकर आऊंगा। अमेठी की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। खुद स्मृति ईरानी लगातार कह रही है कि उनकी लड़ाई प्रियंका गांधी से है, किशोरी लाल शर्मा से नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी ही वहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर अमेठी पर तो सबकी नजर रहेगी ही, साथ में रायबरेली पर नजर रहेगी, क्योंकि लोग तो अब रायबरेली को लेकर ये कह रहे हैं कि देखते हैं कि कितने % वोट से या कितने बड़े मार्जिन से राहुल गांधी यहां पर जीतते हैं। इस बीच दोस्तों, लोक नीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर संजय कुमार, जो कि देश के बहुत ही जाने माने, आप कह लीजिए राजनीतिक पंडित कह लीजिए इनको, या
बहुत से इन्होंने रिसर्चेस किए हैं, ओपिनियन पोल्स, लगातार पोल करते रहे हैं। इनकी कंपनी बहुत साख रखती है। इन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है ठीक 5वें चरण के मतदान से पहले, चौथे चरण के मतदान के बाद, और जो बातें संजय कुमार ने बोली हैं दोस्तों, वो बातें परेशान कर देगी बीजेपी को। संजय कुमार ने अपने इस इंटरव्यू में कहा, जो कि ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रही हूं, 2014 के चुनाव से पहले महंगाई और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके बाद के चुनाव में स्थितियां बदली। राज्यों के चुनाव में भी हमने देखा लोग महंगाई बेरोजगारी पर बात करते हैं लेकिन वोट नहीं डालते। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में फिर एक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अब 2014 से पहले वाली स्थिति थोड़ी थोड़ी बनती दिख रही है। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा तो है, मुझे 1 से 2 महीने पहले लगा था, लेकिन विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पाएगी। वोटरों के मन में यह मुद्दा नहीं बनेगा। शायद राम मंदिर और दूसरे मुद्दे वो उनके मन में वोट डालने से पहले हावी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बदलाव है। हालांकि 4 दौर के मतदान हो चुके हैं, लेकिन इन मुद्दों का जनता के दिमाग पर हावी होने की आहट अब दिखने लगी है, और बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा लोगों के वोट देने के फैसले को प्रभावित कर रहा है। यही कहा जाता रहा है 2014 से पहले कि बेरोजगारी और महंगाई तो हर चुनाव में मुद्दा होता है, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही जाता है। लेकिन इस बार संजय कुमार, जो कि इतनी गहराई से देश के चुनाव को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगा नहीं था 2 महीने पहले कि ये बेरोजगारी का मुद्दा वोट को प्रभावित करेगा। लोग इस मुद्दे पर वोट करेंगे, लेकिन पड़ा है फर्क, और वो फर्क कितना मार्जिन लेकर आता है बीजेपी के लिए लॉस के तौर पर और इंडिया गठबंधन के लिए फायदे के तौर पर, ये इससे तय होता है दोस्तों कि पोलिंग बूथ पर कौन अपना वोटर कितनी बेहतर तरीके से, मजबूती से खड़ा कर पाता है। यहाँ पर यह भी बात गौर की जाए दोस्तों कि चौथे चरण के मतदान के बाद और 5वें चरण के मतदान से पहले योगेंद्र यादव ने एक और भविष्यवाणी कर दी है। ये भी आपको सुननी और समझनी चाहिए। वो कहते हैं, जब ये चुनाव शुरू हुआ तो मुझे लगा कि बीजेपी मोटे तौर पर 2014 के परफॉर्मेंस के करीब रहेगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा मेरी ये धारणा बदलने लगी। आज स्थिति ये है कि बीजेपी 272 का आंकड़ा पार करती नहीं दिख रही। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जमीन पर जो देखता हूं वो बताता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि आपकी आशा और अनुमान में अंतर रख पाऊं। योगेंद्र यादव अब एक राजनीतिक शख्स हो गए, लेकिन फिर भी योगेंद्र यादव ने करीब 25 साल तक इस देश के चुनावों को करीब से देखा है, समझा है, जाना है। इसीलिए उनकी बात को बिल्कुल आप दरकिनार नहीं कर सकते। यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि जनवरी में जब अयोध्या जी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो बीजेपी को उम्मीद थी कि वो राम लहर में सवार होकर खास तौर पर ये जो अवध का इलाका है जिसमें कल मतदान होना है, उसमें बड़ी आसानी से क्लीन स्वीप कर लेगी। इनफैक्ट बीजेपी को तो ये उम्मीद थी कि वो 2019 से बेहतर प्रदर्शन करेगी यूपी में। लेकिन बीजेपी ने सोचा नहीं होगा कि राम मंदिर की जो लहर जनवरी में दिख रही थी, न केवल यूपी में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी, हर घर हर गली राम भक्तों की गूंज थी। हर जगह हर मंदिर में राम मंदिर की चर्चा थी। हर कोई राम मंदिर पर बात कर रहा था, लेकिन वो राम मंदिर का मुद्दा एकदम स्थिर हो गया। मतलब वो लहर जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही थी, उस तरह से राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा। ये अपने आप में एक रिसर्च का मुद्दा है कि राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया, जिसकी पूरी उम्मीद थी बीजेपी की, जिसकी उम्मीद राजनीतिक विश्लेषक भी कर रहे थे, पत्रकार भी कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त इतना मोमेंटम दिखाई दिया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वो सीट्स हैं दोस्तों जिसमें बहुत से जानकार ये कहते हैं कि कुछ बीजेपी के उम्मीदवारों, कुछ बीजेपी के नेताओं ने शुरुआत में जो संविधान बदलने के बयान दिए, बाद में मोदी जी ने आकर उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान कोई दोबारा नहीं बदल सकता, इस तरह के बयान दिए, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया। जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संविधान को एक मुद्दा बनाया, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हालांकि वो कितने बड़े लेवल पर वोट पर तब्दील हो पाएगा, ये तो खैर कल का दिन ही बताएगा। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर आप पिछड़ों और ख़ास तौर पर दलितों के बीच, पढ़े लिखे दलितों और गांव देहात के दलितों के बीच भी कम से कम बहस होती, इस मुद्दे पर चर्चा होती, इस मुद्दे पर सुनेंगे। और अगर चर्चा भी हो रही है इस तरह के टेक्निकल मुद्दे पर, अमूमन संविधान जैसे मुद्दे पर बुद्धिजीवी लोग चर्चा करते हैं, या एक ऐसा वर्ग जो अपने आप को जागरूक या पढ़ा लिखा कहता है, वो चर्चा करता है। लेकिन गांव देहात तक अगर ये मुद्दा चला जाए, ये डर लोगों के मन में पैदा हो जाए कि अगर फलानी पार्टी 400 प्लस ले आई तो फिर ये संविधान बदल सकते हैं, इनको 400 प्लस क्यों चाहिए जब इनका काम 275 में चल सकता है। तो ये डर अगर लोगों के बीच में है, तो ये डर बीजेपी, इसका मतलब ना तो उस डर को खत्म कर पाई, बल्कि वो डर अब बीजेपी का डर बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अखिलेश यादव ने लगातार जो पीडीए
पीडीए की बात कही, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसकी गूंज भी यहाँ पर सुनाई दी है। अब कितनी सुनाई दी है तो खैर कल पता चलेगा। एक और बड़ी दिलचस्प सी रिसर्च में आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका भी यहीं पर पड़ता है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है बुंदेलखंड वाले हिस्से में जहाँ पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया होता था सेना में भर्ती, और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गांव देहात के लड़के सुबह सुबह दौड़ लगाने निकलते थे, क्योंकि उनको सेना में भर्ती से उम्मीद थी, रोजगार के एक तरह से एक जरिया था वो। अग्निवीर का मुद्दा या अग्निपथ योजना, क्या यहाँ भी बीजेपी को परेशानी में डाल सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा, जिस तरह से उसका पेपर जो लीक हुआ अभी कुछ दिन पहले, कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी यहाँ के इस एरिया के लोगों के बीच, इस एरिया के युवाओं के बीच काफ़ी उत्साह था, तो वो उसकी नाराजगी भी क्या वोट में तब्दील हो सकती है? बहुत से जानकारों से मैंने बात की दोस्तों 5वें चरण के मतदान के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा कि संगठन बीजेपी का उस तरह से मजबूत नहीं है, उस तरह से मतलब एक्टिव नहीं दिखा इस बार चौथे चरण का मतदान कंप्लीट होते होते, जिस तरह से 2019 में या 14 में एक्टिवेट था। उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब मोदी जी ने ही 400 पार का नारा दे दिया तो उम्मीदवार को तो ये लगा कि भाई हम तो वैसे ही सीट निकाल लेंगे। लेकिन इसके अलावा आरएसएस को लेकर जेपी नड्डा ने जिस तरह का कल बयान दिया, और उसको लेकर मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कि जेपी नड्डा ने बीच चुनाव में कहा कि हम सक्षम हैं, पहले हम सक्षम नहीं थे वाजपेयी के ज़माने में, तो हमें आरएसएस की ज़रूरत थी, अब बीजेपी अपनी तरह से काम करता है। तो क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो एक खाई या फिर एक दूरी की बात थी, खाई तो नहीं, खाई गलत शब्द है, दूरी की बात थी, क्या वो दूरी वाकई में दिखाई दे रही है फील्ड में? इस पर भी जाहिर तौर पर सबकी नज़र रहेगी दोस्तों। इसके अलावा राजा भैया फैक्टर भी क्या इस चरण में उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा? क्योंकि राजा भैया ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, तो उनके कई समर्थक बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी को अगर वोट करते हैं तो जाहिर तौर पर ये एक अलग तरह का परिणाम लेकर आ सकता है। महाराष्ट्र पर भी सबकी नज़र होगी, क्योंकि जिन सीटों में अब महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है कल, ये उद्धव ठाकरे का गढ़ हैं। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ महाराष्ट्र में रैलियां की, और तमाम रैलियों में उन्होंने उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहा, उनकी पार्टी को नकली शिवसेना कहा। और ये लगातार आप सुन ही रहे होंगे महाराष्ट्र को लेकर एक सिंपैथी वेव है उद्धव ठाकरे के लिए, और उद्धव ठाकरे की रैलियों में भीड़ भी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, खूब भीड़ दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे की रैलियों में। उद्धव ठाकरे ने यह तक कह दिया कि 2019 में मैंने बीजेपी के लिए वोट मांगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं इसके लिए मतलब मुझे दुख है इस बात का, मुझे पश्चाताप है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान माना जाएगा। और इस बीच अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, अरविंद केजरीवाल का महाराष्ट्र जाकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए प्रचार करना, इंडिया गठबंधन की एकता पर प्रचार करना, बहुत से समीकरण है दोस्तों जो 5वें चरण के मतदान के बीच बदल गए। और ये बदले हुए समीकरण बीजेपी को कितनी बड़ी टेंशन में ला सकते हैं या इंडिया गठबंधन के लिए कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। थैंक्स और ज्वाइन 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।